इसमें हम लोग बात करेंगे भारत में जो विचाराधीन कैदी है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो यहाँ पर बंदियों लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ भी कैदी से ही है। तो भारत में विचाराधीन बंदियों की वर्तमान स्थिति क्या है। देखो 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस था। 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस था और हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि 26 नवंबर यानी संविधान दिवस तक जो अपनी अधिकतम सजा का 1/3 से अधिक हिस्सा काट चुका है, वैसे विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तीव्रता लाने की आवश्यकता पर बल दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 26 नवंबर जो संविधान दिवस था उस दिन तक जो अपनी अधिकतम सजा का 1/3 सजा जो है काट चुका है, लेकिन फिर भी विचाराधीन है वो, ठीक है, अंडर ट्रायल में है, वैसे कैदी को जमानत दे दी जाएगी, रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अमित शाह जी ने ये कहा था और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंडर ट्रायल इन जेल फॉर ईयर टू गेट जस्टिस बाय नवंबर 26। तो और ये जो पहल की जाएगी यानी कि जो कैदियों को रिहा किया जाएगा वो नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत रहते हुए किया जाएगा। ये पहल जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुरूप ही होगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने 26 नवंबर यानी संविधान दिवस को अपनी अधिकतम सजा का 1/3 से अधिक हिस्सा काट चुके विचाराधीन बंदियों की रिहाई में तीव्रता लाने की आवश्यकता पर बल दिया है। ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है 2023, इसमें जो है पहली बार ये प्रावधान किया गया कि पहली बार अपराध करने वालों के लिए जो है रियायती जमानत का प्रावधान किया गया है। ठीक, पहली बार अपराध करने वालों के लिए रियायती जमानत का प्रावधान किया गया है और इसी के अनुरूप जो है इस क्रिया को जो है आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि कैदियों को जो है रिहा किया जाएगा जो 1/3 से अधिक हिस्सा जो है अपने सजा का काट चुके हैं। तो विचाराधीन कैदी क्या होता है? तो विचाराधीन कैदी जो है वो ऐसा व्यक्ति होता है जो मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए या अपने खिलाफ विधिक कार्रवाई के समापन की प्रतीक्षा करते हुए कारागार में रहता है। मतलब उसको सजा नहीं सुनाई गई होती है, उसकी सजा की जो है वो प्रतीक्षा कर रहा था, उसके मुकदमे का जो फैसला होने वाला रहता है उसकी वो प्रतीक्षा कर रहा होता है। तो वैसे कैदी को जो है विचाराधीन कैदी कहा गया है, यानी ऐसा व्यक्ति जो मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए या अपने खिलाफ विधिक कार्रवाई के समापन की प्रतीक्षा करते हुए कारागार में रहता है, तो वो मुकदमे की प्रतीक्षा करता है। इसको अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया होता है तब तक। ठीक है, और विधिक प्रक्रिया के दौरान जो है ये न्यायिक हिरासत में रह सकता है या रहता है, तो उसे ही विचाराधीन कैदी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ये गृह मंत्रालय का है, यहाँ पर देख सकते हैं विचाराधीन कैदी के बारे में दिया हुआ है। इसमें लिखा गया है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट किए गए जेल आंकड़ों को संकलित करता है और इसे अपने वार्षिक प्रकाशन प्रिजन एस्थेटिक्स इंडिया में प्रकाशित करता है। तो ये चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो एनसीआरबी है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट किए गए जेल आंकड़ों को इकट्ठा करता है और अपना जो है यह एक वार्षिक प्रकाशन को प्रकाशित करता है जिसका नाम प्रिजन एस्थेटिक्स इंडिया है और इसका जो नया रिपोर्ट है वो 2022 के लिए है। ठीक, तो भारत में जो विचाराधीन कैदी है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? तो पहली चीजें, जो विचाराधीन कैदी है वो संख्या में बहुत ज्यादा है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है और यहाँ ऊपर में जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है एनसीआरबी, इसके तहत जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के तहत भारत में कारागारों में जो है कैदियों की संख्या 75.8% है, यानी कि ये टोटल जो कैदी हैं वो 5,73,220 कैदी है, 5,73,220 कैदी है। इसमें से 4,34,302 कैदी जो है वह विचाराधीन है, अंडर ट्रायल में है। ठीक है, तो 5,73,220 कैदी टोटल है और इसमें से 4,34,302 कैदी जो है वो विचाराधीन है। इसके अलावा कारागार में जो है महिलाएं भी बंद है, उसमें महिलाएं जो है वो 23,772 महिलाएं हैं।
23,772 महिलाएं जो है वो अभी वर्तमान में कारागार में बंद है, और इसमें से इस संख्या में से 76.33% जो है वह विचाराधीन है, अंडर ट्रायल के अंतर्गत है। इसके अलावा जो है इसमें से 8.6% जो है वह 3 वर्ष से अधिक समय से कारागार में है। तो कहीं ना कहीं जो है विचाराधीन कैदियों की संख्या जो है जेल में वो बहुत ज्यादा है, इसलिए इन्हें जो है इस योजना या परियोजना के तहत जो है इन्हें वहां से रिहा करने की जरूरत है, ताकि जेल की जो क्षमता है उस पे ज्यादा प्रभाव ना पड़े। दूसरी चीजें जो है, जेल में कैदियों की अत्यधिक भीड़ है, जैसा कि ऊपर से भी पता चलता था। इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट के अनुसंधान एवं योजना केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है भारतीय कारागार में 131% क्षमता पर संचालित हो रही है। जो भारत की जेलें हैं वह अपने क्षमता से कहीं अधिक क्षमता पर संचालित हो रही है। इसका मतलब जेल में कैदियों की जो है अत्यधिक संख्या है, बहुत ज्यादा भीड़ है वहां पर। तो ये जो है प्रतिशत ये 131% के आसपास चला गया है और उस क्षमते पर जो है संचालित हो रहा है। और इसमें जो है 4,36,266 की क्षमता जेल में है भारत में, जबकि यहाँ पर 5,73,220 कैदी जो है अभी हैं। तो जहां पर आप देख रहे हैं कि 4,36,226 की 66 की क्षमता है, वहीं पर जो है कैदी की संख्या अभी वर्तमान में जो है 5,73,220 कैदी जो है। तो ये अपनी क्षमता से कहीं आगे निकल चुका है, जो प्रतिशत 131% के आसपास है। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसंधान एवं योजना केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है इस बात का खुलासा हुआ था कि जो भारतीय जेल हैं, जो भारतीय कारागार हैं, वो 131% क्षमता पर संचालित हो रहा है। वर्तमान में जो कुल कैदी है वो 5,73,220 है, और इसमें विचाराधीन कैदी जो है वो 4,34,302 कैदी हैं। ठीक है, तो ये जो है इससे कहीं ज्यादा है। रहना कितना चाहिए था? रहना चाहिए था 4,36,266 के आसपास रहना चाहिए था, इतनी ही क्षमता जेलों की है। लेकिन यहाँ पर जो है 5,73,220 कैदी जो है अभी जेल में बंद है, जिसमें से जो है 4,34,302 कैदी जो है ये विचाराधीन कैदी हैं, यानी कि जितनी वहन क्षमता है जेलों की, ठीक है, उसके आसपास जो है कैदी विचाराधीन ही हैं। तो इस संख्या को कम करने के लिए भी जरूरी है कि इस योजना को क्रियान्वित किया जाए। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत में विचाराधीन कैदियों की स्थिति क्या है। तो उसमें पहली चीजें ये थी कि विचाराधीन कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरी चीजें हमने देखा कि जेलों में कैदियों की अत्यधिक भीड़ है। इसके अलावा जो संविधान का अनुच्छेद 39A है वह मुफ्त विधिक सहायता की गारंटी देता है। ये जो है मुफ्त में विधिक सहायता की गारंटी का अधिकार देता है कैदियों को। तो इस विधिक सहायता का भी अभाव जो है देखा गया है, क्योंकि कई ऐसे विचाराधीन कैदी होते हैं जिसको विधिक सहायता तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है या उन्हें विधिक सहायता प्राप्त नहीं हो पाते हैं। और अनुच्छेद 39A जो लाया गया था वो जिनके पास संसाधन नहीं है, जो निस्वार्थ हैं, ठीक है, जिनके पास संसाधन नहीं है, उन्हें मुफ्त विधिक सहायता की गारंटी का अधिकार जो है अनुच्छेद 39A के माध्यम से दिया गया था। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कैदी हैं, ऐसे प्रिजनल हैं जो अंडर ट्रायल में हैं, विचाराधीन कैदी हैं, उनको विधिक सहायता नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो भारत में अंडर ट्रायल जो कैदी है उससे संबंधित कुछ प्रावधान है। जैसे कि हमने चर्चा किया कि भारत में कुल विचाराधीन जो कैदी है वो अभी 4,34,302 के आसपास है। और इसके जो प्रावधान है, जैसे कि संविधान में अनुच्छेद 21 है, वो अनुच्छेद 21 जो है वो तुरंत सुनवाई का एक मौलिक अधिकार देता है। लेकिन इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार हैं जो कैदियों को प्राप्त होते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। इसके अलावा जो है जो BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने ऊपर किया था, ठीक है, जिसके तहत ये पहल को क्रियान्वित किया जाएगा, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसके तहत जो धारा है इसका 479 479, इसके अंतर्गत जो है
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 के अंतर्गत विचाराधीन कैदियों को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि से ये जुड़ा हुआ है और ये कहता है कि यह प्रावधान उन लोगों पर लागू होता है जिन पर ऐसे अपराध के लिए जांच, पूछताछ या मुकदमा चल रहा है, जिनमें सजा में मौत या उम्र कैद शामिल नहीं है। इस धारा के मुताबिक पहली बार अपराध करने वाले कैदियों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है अगर वे कथित अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के 1/3 हिस्सा यानी 1/3 हिस्से तक जेल में रह चुके हैं। तो जो BNSS की धारा है यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 वो भी जो है भारत में अंडर ट्रायल कैदियों के से संबंधित प्रावधान है। तो एक जो है अनुच्छेद 21 हो गया, दूसरा 479 हो गया, BNSS की धारा 479, ये दोनों है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BNSS की धारा 479 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों में सभी विचाराधीन कैदियों पर पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, 1 जुलाई 2024 से पहले जितने भी मामले दर्ज हुए हैं उन सभी विचाराधीन कैदियों पर जो है BNSS की धारा 479 लागू होगी। और जेलों में भीड़ को लेकर एक जनहित याचिका दायर किया गया था और ये जनहित याचिका जो है 2013 में दायर किया गया था और इसी पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। तो जनहित याचिका 2013 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेल में भीड़ भाड़ को लेकर जो है उन्होंने ऐसा आदेश दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने जब BNSS की धारा 479 मतलब ये जो 2023 में आया तो इसकी धारा 479 के माध्यम से उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों में सभी विचाराधीन कैदियों को पूरे देश में लागू होगा। ठीक है, और ये जो BNSS की धारा 479 है ये समय से पहले लागू किया गया है। अब हम लोग देखते हैं जमानत के लिए सामान्य नियम क्या है, यह भी इसी के प्रावधान के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो आरोपी मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से विचाराधीन नहीं है, यानी कि जो मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से विचाराधीन नहीं है तथा ये विचाराधीन कैदी अधिकतम सजा की आधी अवधि पूरी कर लिए हो तो वो जमानत प्राप्त करने योग्य है। मतलब जो भी आरोपी जो है जिसको मृत्यु से जुड़े हुए जो सजा होता है वो दंड के लिए विचाराधीन नहीं है या फिर आजीवन कारावास के दंड से विचाराधीन नहीं है तो वैसे विचाराधीन कैदी जो है अगर अपनी पूरी सजा की जो है आधी अवधि अगर पूरी कर लिया है तो उसे जमानत दिया जा सकता है। और ये जो है CRPC की धारा 436(1) पे आधारित था और जो CRPC की धारा 436(a) है इसके अंतर्गत जमानत या व्यक्तिगत बंध पत्र पर जो है उसको रिहा किया जा सकता है। ये व्यक्तिगत बंध पत्र का मतलब है बॉन्ड पे, ठीक है, बॉन्ड पे जो है उसको रिहा किया जा सकता है, यानी कि वैसे आरोपी जिन पे मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से विचाराधीन नहीं है तथा ये विचाराधीन कैदी अधिकतम सजा की आधी अवधि पूरी कर लिए हो तो वो जमानत प्राप्त करने योग्य है। और ये CRPC की धारा 436(a) पर आधारित है। इसके अंतर्गत जमानत उनको दिया जा सकता है, बॉन्ड पत्र पर भी उनको रिहा किया जा सकता है। भारत में जितने भी विचाराधीन कैदी हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे संकट से गुजर रहे हैं और इस संकट का सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि जो जेल है यहाँ पर वो अपने क्षमता से कहीं ऊपर जो है वो संचालित हो रहा है। और हमने जो है ऊपर देखा था कि जो उसकी वहन क्षमता है उससे कहीं ऊपर जो है उनको संचालित किया जा रहा है। जो प्रतिशत जो है 131% के आसपास है तो उस क्षमता पर जो है इसको संचालित किया जा रहा है, जेल को 131% की क्षमता पर। तो भारत में जितने भी विचाराधीन कैदी है उनके लिए संकट ये है कि पहली चीजें तो उनका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है वहां पर, दूसरी अमानवीय जीवन जीने के लिए जो है वो बाध्य हो जाते हैं जब जेल के अंदर रहते हैं। इसके अलावा जो है जो न्याय की प्रक्रिया में देरी होती है, जो विलंबित न्याय होता है उनका भी प्रभाव उन पे पड़ता है और विलंबित न्याय की वजह से जो है उनके स्वास्थ्य पर, उनके मनोवैज्ञानिक जो चुनौतियां होती है वो भी उनके जीवन को प्रभावित करती है। इसके अलावा जो है वो किसी ना किसी प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा भी नहीं रहता है
कि या फिर उन्हें ये भी नहीं पता रहता कि वो या तो आगे जाके छूट जाएंगे या फिर उन्हें सजा हो जाएगी। इस बात का उन्हें पता भी नहीं रहता क्योंकि वो विचाराधीन रहते हैं, उन पर विचार ही अभी किया जा रहा होता है। तो वो किसी न किसी प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। इससे जो है उनके आत्मविश्वास में गिरावट आती है। इसके अलावा अगर वो छूट के भी वापस समाज में जाते हैं तो समाज के नागरिक जो है, समाज के सदस्य जो है, उनसे एक अपेक्षित दूरी बनाता है, जिसका सीधा प्रभाव जो है उनके दिनचर्या पर, उनके आत्मविश्वास पर पड़ता है और कहीं ना कहीं वो समाज में जो है उन्हें शामिल होने में एक लंबा वक्त लग जाता है। तो ये चीजें जो है भारत में विचाराधीन कैदियों के सामने संकट है। इसके अलावा भारत में जेलों का जो विनियमन होता है वो 3 तरीके का इसमें प्रावधान है। जैसे कि जो जेलों का रेगुलेशन होता है उसमें एक तो संवैधानिक प्रावधान है, इसके अंतर्गत जेलों का विनियमन किया जाता है। दूसरी चीजों जो है एक विधिक ढांचा भी है जिसके अंतर्गत भारत में जेलों का विनियमन होता है और एक निरीक्षण तंत्र भी है जिसके तहत जेलों का विनियमन किया जाता है। जैसे जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अंतर्गत हमारा अनुच्छेद 21 ही आता है जिसके तहत जो है कैदियों को कई सारे अधिकार मिलते हैं। जैसा किसी भी व्यक्ति को मनमाने या गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है तो उसके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। यानी अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मनमाने या गैर कानूनी तरीके से हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 21 जो है किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्रदान करता है और जो है अनुच्छेद 21 के ही अंतर्गत कैदियों को जेल में चिकित्सा सुविधा का भी लाभ मिलता है। तो अनुच्छेद 21 जो है वो सारे कैदियों के लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत जो है पहली चीजें तो ये है कि किसी व्यक्ति को मनमाने या गैर कानूनी तरीके से हिरासत में नहीं रखा जा सकता। दूसरा जो है इसको निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार जो है ये कैदियों को देता है। इसके अलावा कैदियों को जेल में चिकित्सा सुविधा का भी लाभ मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा संविधान जो है दूसरा अनुच्छेद का प्रावधान करता है जो अनुच्छेद 22 है। इसके तहत किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र ऐसी गिरफ्तारी के आधार की सूचना दिए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और ना ही उसे अपनी पसंद के विधि व्यवसाय यानी कि जो वकील वगैरह होते हैं उससे परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 22 कहता है किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना दिए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा। उनको गिरफ्तारी के आधार की सूचना देना अनिवार्य है। हालांकि जो है ये कुछ चीजों पर लागू नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे अधिनियम बनाए गए हैं जो कहीं ना कहीं जो संविधान के अनुच्छेद हैं उसके ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। तो जो कठोर अधिनियम वगैरह हैं उस पे जो है ये लागू नहीं होता। लेकिन नॉर्मली जो है किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र ऐसी गिरफ्तारी के आधार की सूचना दिए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और ना ही उसे अपनी पसंद के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। तो जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 21 हो गया, अनुच्छेद 22 हो गया और अनुच्छेद 39A हो गया। और अनुच्छेद 39A जो है यह विधिक प्रतिनिधित्व पर व्यय वहन करने में असमर्थ लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करता है। ये जो है निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार जो है व्यक्ति को देता है। तो संविधान में जो प्रावधान है कैदियों को लेकर वो अनुच्छेद 21 हो गया, अनुच्छेद 22 हो गया और अनुच्छेद 39A हो गया। इसके अलावा जो दूसरा है वो है विधिक ढांचा। विधिक ढांचा के अंतर्गत जो है बहुत सारे अधिनियम आते हैं जिनसे जेलों का रेगुलेशन होता है उनको विनियमित किया जाता है। जैसे एक अधिनियम जो है वो कारागार अधिनियम 1894 है, एक है बंदी शनाख्त अधिनियम 1920 और एक है बंदी अंतरण अधिनियम 1950। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं कारागार अधिनियम 1894 को। तो कारागार अधिनियम 1894 जो है ये कहता है कि ये अधिनियम मुख्य रूप से आरोपी को हिरासत में रखने और जेलों में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने पर केंद्रित है। यानी कारागार अधिनियम 1894 जो लाया गया है ये बहुत पुराना कानून है। ठीक है, हालांकि इसको बदलने की भी बात की गई थी लेकिन ये कानून में इस तरह के प्रावधान हैं कि ये अधिनियम मुख्य रूप से आरोपियों को
यानी कि जो अपराधी हैं उसको हिरासत में रखने और जेलों में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने पर केंद्रित है। इसके अलावा इस अधिनियम की एक धारा है 42। इसमें जो है कारागार में निषिद्ध वस्तुओं को ले जाने, यानी जो वस्तु नहीं ले जाया जा सकता है उससे जुड़े भी प्रावधान इसमें है। तो कारागार में निषिद्ध वस्तुओं को लाने या हटाने, कैदियों के साथ संवाद करने या किसी कैदी को कारागार की सीमा के बाहर जाने देने पर, ठीक है, बाहर जाने देने पर सजा का प्रावधान किया गया है। और कारागार अधिनियम की जो धारा 42 है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा एक धारा और है जो जहां यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वो धारा 45 है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो धारा 42 कहता है कि कारागार में निषिद्ध वस्तुओं को लाने या हटाने या कैदियों के साथ संवाद करने या किसी कैदी को कारागार की सीमा के बाहर जाने देने पर सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा जो है कारागार अधिनियम 1894 में जेलर को किसी बंदी को 3 महीने से ज्यादा समय के लिए बेरियों में रखने के लिए महानिरीक्षक से मंजूरी लेनी पड़ती है। जेलर जो है बहुत सारे कैदियों को वो बेरियों में रखता है, तो अगर किसी कैदी को अगर वो 3 महीने से ज्यादा समय के लिए बेरी में रखना चाहता है तो उसको पहले महानिरीक्षक से मंजूरी लेनी होती है। और ये सारे प्रावधान जो है कारागार अधिनियम 1894 में किए गए। ये प्रमुख प्रावधान है, क्योंकि और भी बहुत सारे प्रावधान है, लेकिन हालांकि कारागार अधिनियम 1894 के माध्यम से जो है जेल का बहुत मतलब अधिकांश जो है उसको विनियमित कारागार अधिनियम 1894 के ही माध्यम से किया जाता है। तो इस पे जो है कुछ दिन पहले जो गृह मंत्रालय ने मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार किया, और ऐसा कहा जाता है कि ये अधिनियम जो है जो कारागार अधिनियम 1894 है उसको रिप्लेस कर देगा। यानी कि 1894 का जो जेल अधिनियम है वो ब्रिटिश युग का कानून है, क्योंकि 1894 का और हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तो ये ब्रिटिश युग का कानून है। तो उस कानून की जगह जो है मॉडल जेल अधिनियम 2023 लेगा, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा था वो था बंदी शनाख्त अधिनियम 1920। बंदी शनाख्त अधिनियम 1920, इस अधिनियम का उद्देश्य जो है कुछ अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की नाप, उनके अंगुली चिन्ह, पदछाप और फोटोग्राफ लेने के लिए विधिक प्राधिकार का उपबंध करता है, ठीक है। यानी साधारण सी बात जो है, जो बंदी शनाख्त अधिनियम 1920 है वो बायोमेट्रिक को लेकर है, ठीक है। जो उनकी पहचान है अपराधियों की, उसको लेकर जो है ये अधिनियम बनाया गया था। तो इस अधिनियम का उद्देश्य है कि कुछ अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की नाप, उनके अंगुली चिन्ह, पदछाप, फोटोग्राफ लेने के लिए विधिक प्राधिकार का उपबंध करता है। इसके अलावा जो तीसरा अधिनियम है वो कारागार जो बंदी अंतरण अधिनियम 1950 है। इसके तहत किसी राज्य के कारागार में बंद किसी व्यक्ति को उस राज्य की सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार की सहमति से आदेश द्वारा जो है दूसरे राज्य के कारागार में भेजा जाता है। यानी कि जो कैदी होते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है, बंदी अंतरण अधिनियम 1950। इसके तहत क्या होता है कि किसी राज्य के कारागार में, यानी कोई राज्य है वहां पे जेल में अगर कोई कैदी बंद है तो उस व्यक्ति को जो है उस राज्य की सरकार की सहमति से या फिर किसी अन्य राज्य की सरकार की सहमति से आदेश द्वारा जो है दूसरे राज्य के जेल में भेजा जाता है। तो वहां पर जो है बंदी अंतरण अधिनियम 1950 लागू होता है। इसके अलावा जेलों को जो विनियमित करने का तीसरा आधार था वो निरीक्षण तंत्र है, और इस निरीक्षण तंत्र के अंतर्गत जो है अगर किसी तरह की यातनाएं कैदी को होती है तो जो आम नागरिक है या कोई भी है वो अदालत में जनहित याचिका दायर कर सकता है। और इसी तरह जो है डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 में एक याचिका दायर की गई, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गिरफ्तारी और हिरासत के लिए सख्त प्रोटोकॉल का इन्होंने निर्देश दिया था, ठीक है। डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत के लिए सख्त प्रोटोकॉल का निर्देश दिया था। तो ये 3 तरीके से जो है जेलों में जो है
जेलों को बेनियमित किया जाता है। हमने संवैधानिक प्रावधान देखा, इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 21, 22 और 39A को देखा। इसके अलावा विधिक ढांचा को देखा। विधिक ढांचा के अंतर्गत जो है 3 अधिनियम आए। एक कारागार अधिनियम 1894 आया, एक बंदी शनाख्त अधिनियम 1920 आया और एक बंदी अंतरण अधिनियम 1950 आया। इसके अलावा हम लोगों ने तीसरे आधार यानी निरीक्षण तंत्र को देखा और इस निरीक्षण तंत्र में हमने जो है एक केस की चर्चा की, जिस केस का नाम था D.K. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997। इसके अलावा जो है भारत सरकार जो है वो कारागार सुधार से संबंधित बहुत सारी योजना को लेकर आई, क्योंकि सरकार भी जानती है कि जेल में जो है बहुत सारी कमियां मौजूद है। तो इसके लिए समय समय पर उन्होंने बहुत सारे पहल लाए हैं, बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। जैसे कि उन्होंने कारागार आधुनिकीकरण योजना लाया था और इसकी शुरुआत जो है 2002-3 में ही किया गया था। इसका उद्देश्य था जो कारागार है यानी जेल है, जो कारागार कर्मी हैं, वहां पर जो स्टाफ काम करते हैं और जो कैदी हैं, उसके स्थिति में सुधार लाना जो है इस योजना का उद्देश्य था, यानी कारागार आधुनिकीकरण योजना, इसके नाम से ही जैसा कि पता चलता है। और इसकी शुरुआत जो है 2002-3 में किया गया था। इसके अलावा जो दूसरी परियोजना थी वो ई कारागार परियोजना थी और ई कारागार परियोजना के माध्यम से जो है वहां पर डिजिटलीकरण की व्यवस्था लागू की गई थी, यानी डिजिटलीकरण के माध्यम से कारागार प्रबंधन में दक्षता लाने की बातें जो है की गई थी। इसलिए ये योजना लाया गया था और इसका नाम था ई कारागार परियोजना। इसके अलावा जो है एक तीसरी परियोजना लाई गई थी और ये कारागार आधुनिकीकरण परियोजना था जो 2021 से 26 तक के लिए था। इसमें कारागार की सुरक्षा बढ़ाने, उसमें सुधार को बढ़ाने या आधुनिक सुरक्षा उपकरण का उपयोग बढ़ाने के लिए जो है ये योजना लाया गया था, कारागार आधुनिकीकरण परियोजना, और ये 2021 से 26 के बीच में है। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नालसा को लाया गया है और जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा है, ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत जो है इसका गठन किया गया है और ये लागू जो है 9 नवंबर 1995 को हुआ था। और इसका उद्देश्य ये था कि जो कमजोर वर्ग हैं समाज में उसको मुफ्त और सक्षम न्याय जो है उनको प्रदान किया जाए। और कहीं ना कहीं इस वजह से जो है जो अनुच्छेद 39A है या फिर हम लोग बात कर लें अनुच्छेद 21 की, ये दोनों के लिए जो है ये नालसा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो हमने जो है इसके अंतर्गत जो है हमने देखा कि जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने घोषणा किया कि जो भी अपनी अधिकतम सजा का 1/3 से अधिक हिस्सा काट चुका है वैसे विचाराधीन कैदियों की रिहाई में जो है तीव्रता लाई जाएगी। और फिर हम लोगों ने इसका विश्लेषण किया कि इसमें क्या प्रावधान है, जैसे कि हमने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत देखा कि इसमें जो है इसकी जो सारी क्रियान्वयन किया जाएगा ये जिसके भी, तो ये पहल जो है ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत होगा। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि विचाराधीन कैदी क्या हैं, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि वैसे कैदी जो मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे थे या फिर जिन्हें विधिक कार्रवाई के समापन की प्रतीक्षा वो कर रहे थे, वैसे जो है व्यक्ति विचाराधीन कैदी के रूप में थे। वो अभी तक किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था और वो न्यायिक हिरासत में था। ठीक है, तो ऐसे कैदी को जो है विचाराधीन कैदी कहा गया। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि भारत में विचाराधीन कैदियों की वर्तमान स्थिति क्या है, उसमें हम लोगों ने देखा कि विचाराधीन कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा था। इसके अलावा इसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की चर्चा की और इसके आंकड़े को हम लोगों ने देखा। इसके अलावा जेलों में जो कैदी हैं उसको अत्यधिक भीड़ था, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। इसके अलावा उन्हें विधिक सहायता का अभाव था। इसके अलावा जो है भारत में जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उससे संबंधित प्रावधानों को हमने देखा। इस प्रावधान में हमने अनुच्छेद 21 की बातें की, BNSS की धारा 479 की बातें की। इसके अलावा जो है हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को देखा जो इससे संबंधित था, जो जनहित याचिका लाई गई थी। इसके अलावा जो है जमानत के जो सामान्य नियम थे
उन नियमों को हमने देखा जो सीआरपीसी की धारा 436A से संबंधित था। इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति को जमानत दिया जा सकता था, चाहे वो जमानत मतलब बॉन्ड के तहत दिया जाए या ऐसे दिया जाए, तो उसके तहत जो है इसे रिहा किया जा सकता था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि भारत में जो विचाराधीन कैदी हैं उन पे किस तरह का संकट है, जैसे कि उनका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, अमानवीय जीवन जीने को वो बाध्य होते हैं, विलंबित न्याय का उन पे प्रभाव होता है, स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से उनका जीवन प्रभावित होता है, स्वास्थ्य जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उससे वो जूझ रहे होते हैं, उनके आत्मविश्वास में गिरावट आती है, समाज द्वारा एक अपेक्षित दूरी भी उनसे बनाया जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि भारत में जेलों का विनियमन कैसे होता है। हमने संवैधानिक प्रावधान को देखा जिसके अंतर्गत हम लोग अनुच्छेद 21, 22 और 39A की चर्चा की। इसके अलावा जो विधिक ढांचा था उसके अंतर्गत हम लोगों ने कई तरह के अधिनियम को देखे, जैसे कि कारागार अधिनियम 1894 हो गया, बंदी शनाख्त अधिनियम 1920 हो गया, बंदी अंतरण अधिनियम 1950 हो गया। इन सबको हमने देखा। इसके अलावा निरक्षर तंत्र में हमने DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 की केस पे चर्चा किया। इसके अलावा भारत में जो कारागार सुधार से संबंधित पहल थी, जो योजना थी, उसके बारे में बातें हुई। इसमें कारागार आधुनिकीकरण योजना जो 2002 और 3 में लाया गया था उसकी चर्चा की। इसके अलावा जो कारागार परियोजना था जिसमें डिजिटलीकरण की व्यवस्था की गई थी उस पर बातें हुई। और जो कारागार आधुनिकीकरण परियोजना है जो 2021 से 26 तक लाया गया था, जिसमें कारागार की सुरक्षा बढ़ाने की बात हो या सुधार करने की बात हो या सुरक्षा उपकरण का उपयोग बढ़ाने की बात हो, वो सारी इसमें चर्चा हुई। इसके अलावा अंत में हमने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की बातें की। जो नालसा जो है वो मुक्त और सक्षम न्याय देने के लिए समाज के कमजोर वर्गों के लिए बनाया गया है। इसके तहत जो है मुक्त एवं सक्षम विधिक सेवा प्रदान की जाती है। और नालसा कहीं ना कहीं अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 21 के लिए जो है एक मील का पत्थर साबित हुआ है। और इसका गठन जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया था और ये लागू 9 नवंबर 1995 को हुआ था। तो ये था हमारा भारत में विचाराधीन बंदियों की वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।